अगर अमेरिका ने रसिया पर अटैक कर दिया तो क्या ये वार एक न्यूक्लियर वार बन जाएगी? ये वीडियो आज का सबसे स्केरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है जो हमारी दुनिया का फ्यूचर हो सकती है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एग्जैक्ट पावर क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार घंटी बजाता होगा। अगर आपके शहर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए तो क्या होगा? एक न्यूक्लियर वार के बाद दुनिया कैसी दिखाई देगी? बहुत ही हसीन दिखाई देगी या बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखाई देगी? जाहिर सी बात है, बदसूरत ही दिखाई देगी। चलो आज के इस वीडियो में एक डार्क फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि एक न्यूक्लियर वार का हम सब पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें ऐसे कुछ सिम्बलेंस हैं जो सच में आपको डरा देंगे। तो डरना नहीं आप सभी को, आराम से वीडियो देखिए। वीडियो की शुरुआत एक लॉजिकल क्वेश्चन से करते हैं। हमारे पास कितने बॉम्ब्स हैं? ये बॉम्ब्स कितने देशों के पास हैं और इनका इस्तेमाल क्या क्या कांड करने के लिए ये सारे देश कर सकते हैं फ्यूचर में? एट दिस मोमेंट पूरी दुनिया में 15,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अमेरिका और रसिया सिर्फ इन दो देशों के पास मिलाकर के 14,000 न्यूक्लियर वेपन्स यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और बाकी के देशों में यानी अपने प्यारे भारत, निकम्मे पाकिस्तान, चीन, यूके, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, इन देशों में अराउंड 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इजराइल के पास भी कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। 1945 में अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया। इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं। इसके बाद 2475 अलग अलग न्यूक्लियर टेस्ट हुए। इनमें से 85% टेस्ट सिर्फ अमेरिका और रसिया ने किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया कहाँ गया? बिटवीन 1946 एंड 1958 संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल आइलैंड और उसके आसपास 67 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए। इन मार्शल आइलैंड्स पर 35 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जितना रेडियो एक्टिव वेस्ट दबाया गया है, यानी स्टोर किया गया है। और अमेरिका ने इस देश को अपने क्राइम के लिए कभी कोई कंपनसेशन नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली। आप सबने हिस्ट्री बुक्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक्स किए थे। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का एक बम गिराया गया और वहां पर 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। आने वाले समय में रेडिएशन की वजह से कई जनरेशन के लिए वहां पैदा होने वाले लोगों को कैंसर से लड़ना पड़ा था। पूरे शहर के 2/3 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था लिटिल बॉय, उसमें सिर्फ 1.3% यूरेनियम ही यूटिलाइज हुआ था। आप सोचिए 100% में सिर्फ 1.3% यूरेनियम यूटिलाइज हुआ। अगर पूरा का पूरा यूरेनियम यूटिलाइज हो जाता तो कितनी ही भयानक स्थिति हो सकती थी। लेकिन तब में और अब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तब बस अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, आज ऐसे 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम्स हैं और इन देशों की आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। सांप और नेवले की स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं अमेरिका और रसिया, जो कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम्स रखने वाले देश हैं, इन दोनों देशों की ही आपस में नहीं बनती है। और अगर हम बात करें कि एक न्यूक्लियर बम गिरने पर होता क्या है, आज तक एक बार में सिर्फ 2 बार न्यूक्लियर बम्स यूज हुए हैं। लिटिल बॉय 15 kg का था, जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसने एक पूरे शहर को फ्लैट कर दिया, मतलब एकदम गायब कर दिया, शहर ही पूरा गायब हो गया। और दूसरा बम 21 kg टन्स का बम था, जो कि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागासाकी पर जब बम ब्लास्ट किया गया तो बम ब्लास्ट के बाद जो क्लाउड बना उसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। नागासाकी के बम का मशरूम क्लाउड माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था। आप सोच सकते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 8,850 मीटर। इतनी ज़्यादा ऊंचाई हो गई थी, इतनी ज़्यादा मशरूम क्लाउड की ऊंचाई थी, तो सोच सकते हैं कितना ही भयानक दृश्य रहा होगा। बट दैट इज नॉट द स्कैरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। B-83 अमेरिका का सबसे पावरफुल बॉम्ब है, जो लिटिल बॉय से भी 60 गुना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन रुकिए, सोवियत यूनियन यानी रसिया ने 1961 में कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कमाल कर दिया, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। किया क्या उसने सौर बॉम्ब, जो कि आज तक का सबसे पावरफुल बॉम्ब है, जिसकी पावर थी 50 मेगाटन, यानी वो हिरोशिमा के लिटिल बॉय बम से भी 3000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर बम्स की ताकत क्या होती है। जिस एग्जैक्ट स्पॉट पर न्यूक्लियर बम का इम्पैक्ट होगा, उस जगह में 1 मिलीसेकंड के अंदर तापमान सूरज के सरफेस से भी ज़्यादा हो जाएगा। सूरज के सरफेस का तापमान आप सभी को पता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा।
ये आग का गोला कुछ ही सेकंड में कई किलोमीटर्स तक पहुंच जाएगा। इसके 10 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इम्पैक्ट यहाँ ख़त्म नहीं होगा। इनफैक्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट की हीट इतनी ज़्यादा होगी कि इम्पैक्ट के आसपास की एयर गर्म होगी और एक शॉक वेव स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़ी से, यानी लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्प्रेड होगी और बिल्डिंग्स गिरने लगेंगी, पेड़ उखड़ जाएंगे। इमेजिन करिए, भूकंप तो होगा लेकिन धरती के नीचे नहीं, धरती के ऊपर और हवा में। कुछ ही सेकंड में न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद न्यूक्लियर फॉलआउट और रेडिएशन अगले कुछ महीनों के लिए लोगों की जानें लेने लगेगा। न्यूक्लियर रेडिएशन पानी में मिक्स होगा और हमारे पीने के पानी को अगले कई सालों के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा, सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी, पेड़ों में फल नहीं लगेंगे और आपके खेत में जो खेती होती है वो भी नहीं होगी। इंसानों के साथ साथ हमारे प्राणियों में भी जेनेटिक म्यूटेंट्स होते हैं, उन्हें कैंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जिस भी देश पर यूज होगा उस देश का फ्यूचर काफ़ी डार्क होगा। लेकिन बाकी देशों का क्या होगा? एक न्यूक्लियर वार में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होगा कि वार सिर्फ बॉर्डरिंग एरियाज में लिमिटेड नहीं होता है, ये आपके और मेरे घर तक पहुंचता है। एक न्यूक्लियर वार के इफ़ेक्ट क्या होते हैं 5 स्टेप में स्टडी किए जा सकते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इमीडिएट डिस्ट्रक्शन, यानी शहरों का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, शहर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। सेकेंड स्टेप की बात करें, फॉल आउट। न्यूक्लियर मलबे से और डस्ट से हमारी सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूट हो जाती है और हम खाना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। थर्ड स्टेप की बात करें, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, जिससे लोगों में कैंसर और जेनेटिक म्यूटेंट्स और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल डैमेज होता है, इंसानों की तरह नेचर पर भी इसका इम्पैक्ट होता है, इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिफ्थ स्टेप की बात करें, सोसाइटी का कोलैप्स, यानी सोसाइटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, सोसाइटी फंक्शन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक न्यूक्लियर वार की खासियत यही है कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ टारगेट देश पर नहीं होता, बाकी के देशों पर भी होता है। जिस दिशा में विंड्स यानी हवा बहती है उसी दिशा में रेडियो एक्टिव फॉल आउट ट्रेवल करेगा। कई नदियां एक से ज़्यादा देशों में बहती हैं। आप सिंधु नदी को ले सकते हैं, तिब्बत से निकलती है, भारत में आती है, पाकिस्तान में जाके समुद्र में गिर जाती है। तो कई नदियां एक से ज़्यादा देशों में बहती हैं। उन नदियों में से रेडिएशन पीने के पानी के साथ साथ हमारे समंदर में भी जाएगा। ओशन लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मछलियाँ खाने वाले लोगों पर भी उसका इम्पेक्ट होगा। यानी एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में हमारे खाने और पानी के थ्रू ये रेडिएशन हम तक पहुंचेगा। सबसे डेंजरस बात यह है कि आज की दुनिया में एक बार न्यूक्लियर अटैक होने से कहानी खत्म नहीं होगी। इसके बाद हर एक न्यूक्लियर देश अपने एनिमी देश पर अटैक करना स्टार्ट करेगा। इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद न्यूक्लियर स्मोक यानी धुआं हमारे आसमान को जो है कवर कर देगा और जैसे ही एक वोल्केनिक इरेप्शन की वजह से स्काई ढक जाता है। वोल्केनिक इरेप्शन समझते होंगे, जैसे ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसमें बहुत सारा जो है लावा निकलता है, बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, पूरा आसमान ढक जाता है। उसी तरीके से एक्सप्लोजन के बाद न्यूक्लियर स्मोक हमारे आसमान को ढक देगा, यानी सूरज की धूप धरती पर नहीं आएगी और आएगी भी तो बहुत कम मात्रा में आएगी। इससे धरती पर एक कूलिंग इफेक्ट होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इससे हमारा तापमान 10 डिग्री से घट जाएगा। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। इससे होगा ये कि बहुत सारे समंदर में आइस बढ़ जाएगी और ट्रेड करना यानी व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियर विंटर की वजह से जो देश बच गए हैं उनको भी अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी एक टूल है। करेंटली हमारे पृथ्वी में 35 मिलियन टन यूरेनियम छुपा हुआ है, जो अगर हमने मेंड किया, खोज किया और एनर्जी जनरेट करने के काम में इसे इन्वेस्ट किया तो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए अगले 2000 सालों के लिए सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास होगी। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हमने वेपन्स, बम बनाने के लिए किया और दूसरे देशों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया तो इसका नतीजा किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा, ना तो हमला करने वाले देश के लिए, ना उसके आसपास के देशों के लिए। बहुत सारे न्यूट्रल देश ये सोचते हैं कि अमेरिका रसिया पर या रसिया अमेरिका पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक करता है तो हमें क्या मतलब है। उन्हें इस तरीके से समझना चाहिए, रोड पर एक्सीडेंट होता है तो जिसकी गलती होती है उसे तो चोट आती है और आपको भी चोट आती है। तो सभी न्यूट्रल देशों को इस पर एक बहस करनी चाहिए और जो भी चीज़ें हों उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक होने पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी, अन्य देशों के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। आप देख सकते हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे देश हैं जो वार को सपोर्ट करते हैं, समझे बगैर कि एक वार की सिचुएशन हम सब के लिए एक डेंजरस सिचुएशन होगी।
1945 में अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट के साथ मिलकर के एक इमेजिनरी क्लॉक बनाया जिसे डोम्सडे क्लॉक कहते हैं। इस क्लॉक में ये बताया गया कि 12 बजने पर न्यूक्लियर वार की वजह से दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर 12 बज जाते हैं तो फिर न्यूक्लियर वार होना निश्चित है। ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि 12 कभी बजेंगे नहीं होपफुली, लेकिन ये सुई 12 के कितने करीब है ये इस बात की साइन है कि वर्ल्ड में टेंशन कितना ज़्यादा है। जैसे जैसे आपकी सुई 12 के करीब जाती है, वर्ल्ड की टेंशन का पता चलता है। 1953 में ये सुई मिडनाइट से केवल 2 मिनट दूर थी। ये कोल्ड वार की शुरुआत थी, जहां अमेरिका और रसिया एक दूसरे के अगेंस्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स ताने हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ग्लोबल टेंशन कम हुआ, वैसे साइंटिस्ट ने सुई को धीरे धीरे पीछे ले लिया। अब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सुई 19 सेकेंड्स टू मिडनाइट पर आकर रुकी है। यानी इसका मतलब ये है कि आज एक न्यूक्लियर वार की टेंशन उस समय से ज़्यादा है जब कोल्ड वार अपने पीक पर था। और इसी के साथ इस बातचीत को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।